हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट देख लिए हैं वीडियो के, और हम लोगों ने 4 पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस को। एंड हम लोगों ने टोटल अभी तक 100 क्वेश्चंस इसमें से देख लिए हैं। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने 2 सीरीज अलग बनाई थी जिसमें जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस पार्टिकुलरली डिस्कस किए गए थे, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, जिसकी सीरीज कल परसों से आपको फिर से मिलनी शुरू हो जाएगी। वो कंप्लीट सीरीज आपको जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी से रिलेटेड, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए आप उस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हो अपने कम से कम वक्त में, उन सारी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चंस हमारा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये हमारे जनरल टेस्ट में जो भी आपकी रीजनिंग से रिलेटेड या जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाते हैं टीचर्स के द्वारा, या जो भी एग्जामिनर्स जो पूछ सकता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास पहला सवाल सामने में, दैट इज डायोप्टर। डायोप्टर इज अ मेजरमेंट ऑफ, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। तो डायोप्टर किस चीज में हम लोग मेजर करते हैं, तो आपका दैट इज द पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, दैट इज 4D। ठीक है, समथिंग 0.25D। ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ द लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एवर टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि एसडीजी गोल होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब हम बात करते हैं तो एक चीज आपको पता होगी कि आपको 2030 तक हम लोगों ने कुछ एम रखा है, एंड बहुत सारी चीजों को, प्योर वाटर्स एंड अदर चीजों को हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और इन सारी चीजों को लेकर के। तो इसमें टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिससे रिलेटेड सवाल पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 है। कब तक इसको हम लोग फुलफिल करना चाह रहे हैं, 2030 तक हम लोग इसको फुलफिल करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम ये कहाँ पे बात की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो दैट इज ब्रुडलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ब्रुडलैंड रिपोर्ट में इस चीज की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल्टर। तो फिल्टर कौन करता है? फिल्टर को क्या किया, वाटर को क्या किया जाता है, तो फिल्टर किया जाता है, वाटर को फिल्टर किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से एक्टिविटी कर्टेल ना, बुक एक्सपंज बिल्कुल नहीं हो सकता, टेक्स्ट को एडिट किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, दैट इज सेंसर। सेंसर को क्या किया जाता है, प्ले। तो प्ले को सेंसर किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो प्ले को सेंसर किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ से, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। देखिए, जब भी रिलेशनशिप की बात होती है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। जब भी आप क्वेश्चन आपके सामने आए ब्लड रिलेशन का, आप इसको क्या करो, अपने ऊपर रखो और सोचो। ठीक है, आप मान लो दिस इज ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो ए कौन है, भाई है, मतलब ए को प्लस पे डालो, बी का भाई है। बी इज दी सिस्टर ऑफ सी, मतलब बी बहन है, बी पे माइनस का साइन दो, बी किसकी बहन है, सी की। तो वो सेम ही लाइन में, क्योंकि सेम एज ग्रुप के हैं। अब क्या कह रहा है, सी इज दी फादर ऑफ डी। तो फादर है कौन, सी फादर है किसका, डी का, मतलब डी नीचे रखो, डी का फादर है, मतलब सी पे प्लस हो गया। अब कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी किस तरीके से ए से रिलेटेड है। तो देखो, ये डी है, ये डी बेटा बेटी कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई यहाँ पे आपको बताया नहीं गया है कि डी का क्या, डी आखिर लड़का है या लड़की है, पहला चीज। दूसरी चीज, सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे सवाल में ये पूछा है डी कैसे रिलेटेड है। तो डी का पहले पता भी तो होना चाहिए कि आखिर वो डी लड़का है, लड़की है, या क्या है। ठीक है, तो हम बता भी नहीं सकते कि हाँ ये सिस्टर है या ब्रदर है या नेफ्यू है, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन जो है इनएप्रोप्रिएट है, मतलब ये बेटा। तो यहाँ पे इतना तो पता चल रहा है, सी इज द फादर ऑफ डी। सी बाप तो है डी का, बट हो सकता है डी बेटी हो, डी बेटा हो। ठीक है, और ये तीनों तो भाई बहन है। ठीक है, तो जब ये भाई बहन है, इसका मतलब क्या है, ये इसकी भतीजी होगी या भतीजा होगा। तो यहाँ पे तो कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब ये क्वेश्चन इनएप्रोप्रिएट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, a sum of money at a simple interest of amount 815 in 3 years and to the rupees 854 in 4 years, क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो सम ऑफ द मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 815 इन 3 years, 3 साल में। ठीक है, एंड रुपीज 854 इन 4 years, द सम इज, वो आखिर पैसा कितना रहा होगा, क्या आखिर उस पर सिंपल इंटरेस्ट पे इतना आपको लग रहा है। तो अब क्या दिख रहा है, एक में 4 साल है, एक में 3 साल है, मतलब क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 years का, ऐसे समझते हैं। अगर दोनों के बीच में 1 year का डिफरेंस है, तो यहाँ पे वो क्या दिख रहा है, 854। तो 854 आपका 4 साल में हो रहा है,
815 कितने बार में हो रहा है? 3 साल में। 854 माइनस 815 कितना आया? तो डेट इज 9 5 14 की 4 कैरी 1 1 2 और 3 5, यानी हर साल कितना हो रहा है कि 39 रुपए आपके इंक्रीज हो रहे एवरी ईयर्स। ठीक है, तो अगर 39 रुपीज एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे हैं और 815 रुपए आपका कब तक हुआ है? ये 815 आपका हुआ 3 साल में, तो 39 रुपए हर साल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई मसला नहीं है। तो समझ लीजिए कि 39 रुपीज अगर हर साल इंक्रीज हो रहे हैं तो 39 × 3, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा। और जब 39 × 3 दैट इज इक्वल टू 170। ठीक है, तो 815 माइनस 117 दैट इज इक्वल टू 698। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ए ऑप्शन आपका इसमें क्या है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रीना टुक अ लोन ऑफ ₹1200। रीना जो है लोन लेती है 1200 रुपए का विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी एज ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना उतने ही साल के लिए लेती है जितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, हो सकता है कि 3 साल के लिए ले उतना ही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ऐसा कुछ। इफ शी पेड 432 रुपया एज अ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, 432 रुपया वो पे कर रही है जब उसका लोन खत्म हो रहा है, तो व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? ठीक है, तो रीमा कितना ली? 1200 के हिसाब से। ठीक है, तो मान लेते हैं 1200 रुपया प्रिंसिपल, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, यानी कि R/T बाई 100 इज इक्वल टू 432, ऐसा कुछ है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और रेट और टाइम आपका सेम है, यानी कि इसको हम R² भी लिख सकते हैं या T² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेट की बात करें तो हम इसे R² लिख दिए। दैट इज इक्वल टू 432 अपॉन 12। 2 से कट किए, 2 छक्का 12, 2 से कट किए 216। ठीक है, 3 से कट करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6, और 2 से अगर कट किया तो ये आया 36। इसका मतलब क्या है? दैट इज R इज इक्वल टू √36, क्योंकि R² इज इक्वल टू 36 आया था, तो R इज इक्वल टू √36, यानी R इज इक्वल टू 6। यानी रीमा ने कितने साल के लिए लोन लिए है? तो रीना ने लोन लिए टोटल 6 साल के लिए, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है? तो 6% है। तो यहाँ से पूछा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total age of A, B और C be 27, how old is B? ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ए जो है वो 2 साल बड़ा है किससे? बी से, जो कि ट्वाइस है एज ओल्ड एज सी। मतलब अगर मान लिया जाए सी की एज अगर एक्स है, तो एक बी की एज क्या होगी? 2x, और ए की एज क्या होगी? 2x+2, क्योंकि 2 साल बड़ा है। ए इज 2 years ओल्डर देन बी। ठीक है, तो हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, मतलब क्या हो गया? बी कितना हो गया? 2x, और बी से ये 2 साल बड़ा है, यानी कि बी अगर 2x है तो ये कितना? 2x+2 है। तो इन तीनों का सम कितना है? दैट इज इक्वल टू 27। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर ये कह रहा है 2x+2x 4x प्लस एक्स, दैट इज 5x+2 इज इक्वल टू 27, यानी कि 5x इज इक्वल टू 25, यानी x इज इक्वल टू 5। x किसके बराबर है? तो 5 के बराबर है। पहला कॉन्सेप्ट, x किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। अब देखते हैं क्या पे क्या पूछ रहा है। हाउ ओल्ड इज बी? बी कितने साल का है? तो बी क्या आया था हमारे पास? बी हमने लिया था 2x, यानी कि इट मींस 2 × x दैट इज इक्वल टू 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10, यानी कि बी कितने साल का है? 10 साल का है। यही अगर आपसे पूछ लेता कि सी कितने, ए कितने साल का है, तो 2x+2, यानी कि 10+2 12 साल का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006। 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था? तो डेट वॉज संडे। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 1 जनवरी 2010? मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इंक्रीज क्या हो रहा है? यहाँ पे 4 साल बढ़ रहा है, 4 years। ठीक है,
अब देखते हैं 4 साल बढ़ा है, 2006 तो लीप ईयर था, ठीक है। तो उसका जो अगला महीना वो सब कुछ आएगा, वो एक तो आपका लीप ईयर वाला आपका आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, लीप ईयर है तो मतलब कितने दिन होंगे, तो 366 डेज होंगे। सॉरी 366 डेज नहीं होंगे, 365 ही डेज होंगे, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। सॉरी मैंने एक मिस्टेक किया, 365 डेज होंगे। जब 365 डेज है तो इसके मतलब क्या, इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज है, तो एक एक्स्ट्रा डेज है। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 7 5 35 और 7 4 14, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा डेज है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा है 2006 में। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, 2006 में एक दिन एक्स्ट्रा है। 2007 में कितना दिन एक्स्ट्रा है, इसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा है। 2008 में कितने दिन एक्स्ट्रा है, तो दैट इज लीप ईयर, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा है। 2009 में कितने दिन एक्स्ट्रा है, दैट इज 1 ईयर, तो एक दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5, यानी कि पूरे 5 दिन एक्स्ट्रा हुए। अब 5 दिन एक्स्ट्रा चलते हैं, संडे से 5 दिन आगे चलते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन सी। तो आप इसको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो लीप ईयर के बेसिस पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What was the day of the week on 28 May 2006? 2006 को, 28 मई 2006 को कौन सा दिन था। जब भी दिन का कहीं पे अगर सवाल अगर उठ करके आता है, और जब भी सवाल में पूछता है कि आखिर ये कौन सा उस दिन था, वो उस दिन में हम आखिर ये कौन से दिन में पढ़ा था, इस तरह के जब भी सवाल आते हैं, तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि क्या होता है, 400 साल पे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। मतलब क्या होगा, 800 साल पे एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 0। 1200 पे एक्स्ट्रा डेज 0। 1600 पे एक्स्ट्रा डेज 0। और 2000 पे एक्स्ट्रा डेज 0। मतलब क्या है, यहां तक तो सब कुछ 0 0 चल रहा है। अब आते हैं 2006, मतलब अभी से 6 साल बाद। एक तरीका हो गया कि हम 6 साल को काउंट कर लें, ठीक है। मतलब पहला साल में कितना दिन था एक्स्ट्रा, 2000 तक तो 0 हो गया, यानी 2001 की बात हम करते हैं, ठीक है। तो 2001 में कितना, एक एक्स्ट्रा दिन। 2002 में एक एक्स्ट्रा दिन, 2003 में एक एक्स्ट्रा दिन, 2004 में एक एक्स्ट्रा दिन, 2005 में, 2004 में 2 एक्स्ट्रा दिन, 2005 में एक एक्स्ट्रा दिन। तो ये हो गया 5 साल का, ठीक है। तो 5 साल में वो कितने दिन एक्स्ट्रा मिल गए, 1 2 3 2 5 और एक 6 दिन। ये आपके 6 दिन एक्स्ट्रा हो गए 2005 तक। हमें कब जाना है, 2005 तक का मेरा ईयर निकल के आ गया। अब हम आगे चलते हैं, 28 मई। मई की बात कर रहा है, मतलब क्या है, जनवरी में कितने दिन थे, 31 दिन, ठीक है। फरवरी में कितने दिन थे, 28 दिन। मार्च में कितने दिन थे, 31 दिन। अप्रैल में कितने दिन थे, 30 दिन। और मई में कितने दिन है, यहाँ पे 28 दिन। सबको ऐड कर लो, 8 1 9 1 10 और 8 18 के 8 कैरी 1 1 3 4 2 6 3 9 3 12 2 14, 148। 148 इधर और 6 दिन इधर, 154। 154 दिन टोटल हो गए। जब 154 दिन हो गए, अब इसको डिवाइड कर लो 154 को, क्योंकि अब ये डेज आ गए। अब डेज को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 2 14, 1 4, 7 2 14, दिस इज कैंसिल। तो मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा डेज कितने, 0 है। जब एक्स्ट्रा डेज 0 है, मतलब एक कन्वेंशन है कि कभी भी कोई वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब क्या है कि दैट इज संडे। 1 इज मंडे, 2 इज ट्यूसडे। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, 0 आ रहा है, मतलब क्या है, ये जो 28 मई 2006 था, ये कौन सा दिन है, दैट इज संडे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अगर आज मंडे है, मान लेते हैं 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखो 61 दिन बाद, 61 दिन बाद को क्या करो, पहले डिवाइड करो 7 से 61 को, 7 7 56, 7 8 56, 56 और 5 के 5 दिन जो एक्स्ट्रा बचा ना, अब इस 5 दिन को ऐड कर दो, किसमें, मंडे में। मंडे में जब आप 5 दिन ऐड करोगे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 5 दिन आपने ऐड कर दिया, सैटरडे आ गया। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। so Saturday is your 65 days after. Okay, what least number must be added to 1056 so that the sum is completely divisible by 23? तो 23 से कि डिविजिबल हो जाए, क्या हम इसमें नंबर ऐड करेंगे।
इसके लिए तरीका ये होता है कि हम 23 से पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 23 से 1056 को मैंने डिवाइड किया, क्या आया आपके पास? 23 फोर्स आर 92, ठीक है। तो ये आपका आ गया 136, ठीक है। और 23 6 आर कितना हो जाएगा? 138 आएगा। 23 6 मतलब 23 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वैल्यू देगा 115। तो डेट इज 1 एंड हियर इट इज 2। तो हम कितना नंबर इसमें ऐड करेंगे सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23? तो 1056 में हम कितना ऐड करेंगे? जो रिमाइंडर हमारा बचा दैट इज 21। तो 21 इसमें ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको ऐसे समझना हो तो ये क्या है, तो डेट इज 1056 और इसमें अगर हम 21 ऐड कर दे तो डेट इज 7701, यानी 1077 जो है ये 23 से डिवाइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, जब हम 4 डिजिट की बात करते हैं तो हमारा 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है? तो 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होता है 9999, ऐसा कुछ होता है। कह रहा है लार्जेस्ट नंबर बताइए जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 है, 88 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए 9999 को ही डिवाइड कर लेते हैं। 88 वन जार 88, 11 है 19, 81 88, 1 एंड 3 319, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 तिया 24 और 8 तिया 24, 244 284, एक सेकेंड, 24 24 264, तो 319 और इधर हो गया 264, तो डेट इज 5 9 6 5 11, डेट इज 55, ठीक है। तो 9999 में से आप क्या करो, 55 को माइनस कर दो। अब जैसे ही इसको माइनस करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 9944। क्यों हमने 55 माइनस किया? क्योंकि ये 55 रिमाइंडर बच रहा है। जो हम 88 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 55 रिमाइंडर बचा है। जो ये रिमाइंडर है ये यहाँ पे कि कोई यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर का यहाँ पे कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, वो एक्स्ट्रा नंबर है। इसका मतलब क्या, 9944 जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88 है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 12 ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय 432। तो देखो बोर्डमास का रूल होता है। बोर्डमास का रूल हमें क्या कहता है? बोर्डमास का रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिविजिबल, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ऐसा कुछ होता है। 12 इंटू 3 36 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय 432। ओवरऑल बात तो ऐसे ही कुछ लिखी हुई है, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसा कुछ सवाल है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। अब कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो 36 इंटू 64 है, नीचे क्या 432 है, तो पहले कट करके देखते हैं क्या इसमें से कोई वैल्यू कट हो रहा है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको 2 से कट करते हैं, तो 2 टू ज़ा 4, 216, 2 से कट करते हैं 18, देन फिर हम इसे 2 से कट करते हैं 108, 2 से 9, 9 से 9 वन ज़ा 9 एंड 9 टू ज़ा 18, 2 से 6, 2 से 32, 2 3 ज़ा 6, 2 से 16 एंड द आंसर इज 16/3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 16/3 हो गया। एक चीज, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में क्या दिख रहा है, 5084, 5060, 5148 एंड 5184, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस या तो थोड़ा रॉन्ग है या क्वेश्चंस लिखने में कुछ रॉन्ग हुआ है, ठीक है। अदरवाइज इसका अगर हम आंसर देखें तो अगर ये 12 पे पावर 3 होता, सपोज कर लेते हैं,
क्योंकि ये 12 पे पावर 3 हो सकता है मे बी, मल्टीप्लाई बाय 64 अपॉन 432, ऐसा कुछ है। अगर मान लेते हैं 2 से अगर कट किए तो ये आपका आएगा 32, 2 से 216, 2 से 16, 2 से 108, 2 से 8, 2 से 54, 2 से 4, 2 से 27, और यहाँ अगर 12 क्यूब है मतलब क्या है, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 27। तो 3 3 4 12, 3 से क्या आया 9, 3 4 12, 3 से 3, 3 4 12, 3 3 कैंसिल। तो 4 इंटू 4 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 चौके 16, चौके 64, और 64 चौके 256। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस में शायद कुछ रॉन्ग है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस अगर यही अगर होता, 12 इंटू 3 अगर होता तो आपका ये आंसर आता, अगर 12 पे पावर 3 होता तो आपका आंसर 256 आता। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होता। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो देखो, जब भी हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर होता क्या है, पहला कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि प्राइम नंबर कहते किसको है। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, जो वन एक से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। देखो 3 डिजिट नंबर कहाँ पे आएगा, सबसे छोटा स्मॉल, अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करें तो दैट इज 100, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, 5 से हो रहा है, बहुत सारे नंबर से डिविजिबल हो रहा है। अगला कौन सा इसमें नंबर गिवन है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में, तो दैट इज 101। तो 101 को डिवाइड करके देखते हैं, क्या 101 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, कोई ऐसा है कोई नंबर। तो अगर आप 101 को आप डिवाइड करो 3 से करो तो भी नहीं होगा, 7 से, 7 नहीं होगा, 17 से नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, तो दैट इज 101। तो जो नंबर खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 101। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट। एक पर्सन जो है वो क्रॉस करता है 600 मीटर लंबी स्ट्रीट्स को कितने देर में, 5 मिनट में। 5 मिनट में 600 मीटर लंबी स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा है। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर्स में। पहले क्वेश्चंस पे आते हैं, 600 मीटर को कितने देर में क्रॉस कर रहा है, 5 मिनट में। 5 मिनट का मतलब क्या है, कितने सेकंड हुआ, दैट इज 5 इंटू 60, दैट इज 300 सेकंड में ये क्रॉस कर रहा है। 300 सेकंड में 600 मीटर को वो क्रॉस कर रहा है। तो पर सेकंड वो कितना क्रॉस कर रहा है, अगर हम पर सेकंड की बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही होगी। पर सेकंड में क्या है, पर सेकंड में 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 2 6, यानी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ऐसा कुछ है। अब कह रहा है स्पीड बताइए इसका किलोमीटर पर आवर में। एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि मैंने क्या किया, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो जब भी हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर रहे हैं, छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। जब बड़े वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। वही अगर हम बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू की तरफ आते, मतलब मान लेते किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ आना होता, तो डेट इज 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अभी हमें जो जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, तो जब भी हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ जाना है, इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना गया 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 18/5, तो 18 दूना 36, 36/5, और 36/5 को अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 5 से 7.2, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर की इस पर्सन की स्पीड है। तो
इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा रहा है, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन को काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। अगले पार्ट में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फिर से हम लोग कैलेंडर पे आएंगे, फिर हम लोग मैथ पे आएंगे। तो धीरे सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ये मिक्सअप सीरीज होगी, क्योंकि जनरल टेस्ट में सारी चीजें पूछी जाती है, तो हम सिर्फ मैथ पे ही फोकस नहीं करेंगे, इसमें सभी चीज का मिक्सअप भी चलेगा, सो डैट कि आप क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में टैकल कर पाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैथ ही पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल स्टडीज पढ़ के जाओ। आपको हर कुछ पढ़ना है, आपको हर चीज को आपको वहां पे टैकल करना है। तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको उस चीज के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना है। आप उस क्वेश्चन को कैसे आप देख सकते हो, कैसे आप हैंडल कर सकते हो, ये सारी चीजों को आपको देखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।